सॉफ्ट फल्फी बन, क्रिस्पी जूसी पैटी और सॉस के बेहतरीन फ्लेवर वाले बर्गर की बात करें तो दिमाग में सबसे पहले मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग का ही ख्याल आता है। पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाली ये दोनों फास्ट फूड बर्गर चेन मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग एक दूसरे के तगड़े कॉम्पिटिटर हैं, जिनकी लड़ाई करीबन आधी सदी से भी ज्यादा पुरानी है। अगर फेमस की बात करें तो मैकडॉनल्ड्स बर्गर किंग के कंपैरिजन में अधिक फेमस है, जबकि इनके बर्गर बर्गर किंग के बर्गर से हल्के हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार कौन है दोनों में बेस्ट और इंडिया में कौन चल रहा है अपनी अच्छी चाल। मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग के जंग में किसका पलड़ा है भारी। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि डेफिनेटली इन दोनों में से कोई ना कोई आपका भी फेवरेट होगा। तो आपके लिए जानना जरूरी है कि आपका फेवरेट मार्केट में क्या कर रहा है और दोनों की जंग में कौन जीत रहा है। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वैसे तो बर्गर वर्ल्ड में सबसे पहले आने की वजह से मैकडॉनल्ड्स कई सालों से टॉप पर ही रहता आ रहा है। हालांकि बर्गर किंग ने भी मैकडॉनल्ड्स के इस पोजीशन को अपने नाम करने के लिए काफी ट्राई किया, लेकिन बर्गर किंग मैकडॉनल्ड्स को पीछे नहीं कर पाया और कई सालों से सेकंड पोजीशन पर अपना दबदबा बनाए हुए है। पूरी बात को समझने के लिए हमें बर्गर किंग और मैकडॉनल्ड्स की हिस्ट्री पर नजर घुमानी होगी। दोस्तों, ये बात है साल 1940 की, जब कैलिफोर्निया में रिचर्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड नाम के दो भाइयों ने एक रेस्टोरेंट को स्टार्ट किया था। फिर साल 1948 में उन्होंने आधुनिक फास्ट फूड सेंटर खोला, जिसकी फ्रेंचाइजी स्टोर बढ़ने लगी। इसी फ्रेंचाइजी के रूप में मैकडॉनल्ड्स का 9वां रेस्टोरेंट साल 1955 में डेस प्लेन्स इलिनॉइस में रे क्रॉक द्वारा खोला गया। कुछ समय बाद रे क्रॉक ने मैकडॉनल्ड्स भाइयों से कंपनी के अधिकतर शेयर को खरीद लिया और फिर 1968 में इसे यूएस ट्रेडमार्क में दर्ज कराया, जिसके बाद से ही मैकडॉनल्ड्स कंपनी ने यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, कोस्टा रिका, पनामा, जापान, नीदरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, एल सल्वाडोर और स्वीडन जैसे देशों में अपना एक्सपेंशन शुरू किया। क्रोक एक अच्छा बिजनेसमैन था, जिसने मैकडॉनल्ड भाइयों से धीरे धीरे करके उनका सारा बिजनेस खरीद लिया। दूसरी ओर मैकडॉनल्ड से ही इंस्पायर होकर 1953 में केट क्रैमर और उनके फादर इन लॉ मैथ्यू बर्न्स ने भी एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट खोलने का प्लान किया और जैक्सनविल, फ्लोरिडा में इंस्टा बर्गर किंग के नाम से बर्गर किंग की शुरुआत की। अब आपको बता दें कि उस दौरान इंस्टा ब्रॉयलर ओवन का नाम एक कुकिंग इंस्ट्रूमेंट फ्लोरिडा में काफी फेमस था। इस वजह से उन्होंने भी अपने फास्ट फूड रेस्टोरेंट का नाम इंस्टा बर्गर किंग रखा। हालांकि उस दौरान मैकडॉनल्ड्स बहुत ही ज्यादा बड़े स्तर पर नहीं था, फिर भी ये लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था। बर्गर किंग पूरी तरह से मैकडॉनल्ड्स के ही पैतरे अपनाने लगा और कुछ ही समय में एक बड़ा चेन सिस्टम बन गया। लेकिन फिर भी बर्गर किंग मैकडॉनल्ड्स की तरह सक्सेस नहीं हो पाया और कुछ सालों में ही लॉस में जाने लगा, जिसकी वजह से 1959 में मियामी के फ्रेंचाइजी ओनर जेम्स मैक्लामोर, डेविड एडगर्टन ने इसे खरीद लिया और फिर दोनों ने मिलकर इस फूड चेन रेस्टोरेंट को एक कॉर्पोरेट लुक देना शुरू किया। नए ओनर्स ने कंपनी के नाम के साथ साथ कई बदलाव किए। इन्होंने इसके नाम के साथ इंस्टा को हटाकर सिर्फ बर्गर किंग के नाम से इसे पॉपुलर किया और साथ में लोगों के बीच में इसे लाने के लिए कई सारे कैंपेन भी चलवाए और इस तरह से कुछ ही सालों में ये 250 से भी अधिक जगहों में फैल गया। दोस्तों, अब बात करते हैं उन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में जिसकी वजह से मैकडॉनल्ड्स बर्गर किंग लगातार एक दूसरे को टक्कर देते रहे हैं। जहां एक तरफ मैकडॉनल्ड्स ने हमेशा से अपनी फ्रेंचाइजी देते समय हर जगह अपने यूनिक लुक्स, सर्विस और प्रोडक्ट की फैसिलिटी को एक समान रखा, वहीं बर्गर किंग ने बहुत जल्दी आगे बढ़ने के लिए अपने फ्रेंचाइजी ओनर को इन सभी शर्तों से फ्री कर दिया। इसी वजह से बर्गर किंग के हर फ्रेंचाइजी में कई वैरायटी और लुक्स में बर्गर दिखाई देने लगे। अब 1960 के पूरे दशक के दौरान करीब यही सब कुछ चलता रहा, लेकिन बर्गर किंग के लिए ये फायदेमंद साबित नहीं हुआ, क्योंकि लोग बर्गर किंग के ओरिजिनलिटी को लेकर कंफ्यूज हो रहे थे। इसलिए ज्यादातर लोग मैकडॉनल्ड्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। इस तरह बर्गर किंग को लगातार हो रहे लॉस की वजह से इनके ओनर्स ने इसे साल 1967 में केक बनाने वाली पिल्सबरी कंपनी को 1.8 करोड़ डॉलर्स में बेच दिया, यानी सेल कर दिया। इस समय बर्गर किंग के पास में 274 फ्रेंचाइजी अवेलेबल थे, जो कि अपने लुक्स, सर्विस और प्रोडक्ट की वैरायटी में एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी है। इसके बाद बर्गर किंग के नए ओनर यानी कि पिल्सबरी ने बर्गर किंग के इस फ्रेंचाइजी वाले प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व किया। दोस्तों, फिर साल 1974 में मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग के बीच बर्गर एड्स वॉर का टाइम आ गया। तब मैकडॉनल्ड्स ने अपने एड में एक जिंगल लिरिक्स को लॉन्च किया, जिसमें बर्गर के सभी इंग्रेडिएंट्स मौजूद थे और ये लोगों को काफी अट्रैक्ट कर रहे थे। इसी समय मैकडॉनल्ड्स को कड़ी टक्कर देने के लिए बर्गर किंग के द्वारा हैव इट योर वेज एड कैंपेन को चलाया गया।
बर्गर किंग के इस एड के थ्रू लोगों को ये बताया गया कि अब बर्गर किंग के बर्गर को लोग अपनी पसंद से कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। लेकिन बर्गर की ये एड स्ट्रैटेजी काम नहीं आई, क्योंकि इस एड के बाद बर्गर किंग के कस्टमाइज ऑर्डर पर डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने लगी, जिसकी वजह से उनके फ्रेंचाइजी स्टोर पर काफी लंबी लाइनें लगने लगी थी। तब बर्गर किंग की टीम अपने हर कस्टमर को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में कस्टमर पर होने वाले नेगेटिव इफेक्ट के कारण इस कैंपेन को कुछ ही दिनों में बंद करना पड़ा। दोस्तों, मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग के बीच छिड़ी जंग के अलावा इंटरेस्टिंग मोड़ तब आया जब साल 1977 में बर्गर किंग ने मैकडॉनल्ड्स के ही सीनियर एग्जीक्यूटिव डोनाल्ड स्मिथ को अपने सीईओ और कंपनी के प्रेसिडेंट के तौर पे हायर कर लिया। इसके बाद तो जैसे बर्गर किंग के दिन बदलने लगे थे, क्योंकि स्मिथ ने बर्गर किंग में कदम रखते हुए कुछ बदलाव किए, जिसमें एक सबसे बड़ा स्टेप ये था कि उन्होंने बर्गर किंग के प्रेजेंट के ज्यादातर मैनेजमेंट को फायर किया और उनके जगह पे अपने साथ काम करने वाले मैकडॉनल्ड्स के ही एम्प्लॉयज को हायर किया। बर्गर किंग में नए मैनेजमेंट ने मिलकर बर्गर किंग के बिजनेस मॉडल को लगभग पूरी तरह से बदल दिया। स्मिथ और उनकी नई मैनेजमेंट टीम ने मिलकर सभी फ्रेंचाइजी ओनर के साथ अपने कॉन्टैक्ट डील्स को स्ट्रीक किया और साथ ही साथ उन पर क्वालिटी और मेन्यू को सिमिलर रखने के लिए प्रेशर भी बनाया। इसके अलावा ये मैनेजमेंट टीम बीच बीच में अपने फ्रेंचाइजी में इंस्पेक्शन के लिए जाती रही और इसी दौरान कई फ्रेंचाइजी का काम ठीक तरीके से नहीं होने के कारण कंपनी ने कई फ्रेंचाइजी डायरेक्टली अपने कंट्रोल में ले लिया। इसके बाद नई मैनेजमेंट टीम ने मैकडॉनल्ड्स की तरह ही एक ब्रेकफास्ट मेन्यू भी बर्गर किंग के साथ में ऐड कर दिया, क्योंकि अमेरिका और वेस्ट के कई देशों में लोग अपने ब्रेकफास्ट के लिए कई फूड ड्रग्स या फिर फूड जॉइंट्स पर डिपेंड रहते हैं। इस तरह से साल 1980 तक नई मैनेजमेंट टीम की वजह से बर्गर किंग काफी अच्छी पोजीशन पर आ गया था। दोस्तों, अब बर्गर किंग के बढ़ते पोजीशन को देखकर मैकडॉनल्ड्स को भी थोड़ा डर लगने लगा था और फिर मैकडॉनल्ड्स बर्गर किंग के हर स्टेप पर फोकस करने लगा और तभी साल 1982 में मैकडॉनल्ड्स ने बर्गर किंग के एक एड्स को लेकर उन पर मुकदमा दायर कर दिया, जिसमें बर्गर किंग ने साफ साफ तौर पे मैकडॉनल्ड्स का नाम लेते हुए उनके बर्गर साइज को अपने बर्गर से छोटा बताया और साथ में अपने बर्गर की क्वालिटी को भी उनसे बेटर बताया। हालांकि ये मामला कोर्ट के बाहर ही सॉल्व आउट हो गया, लेकिन इसके बाद से ही दोनों कंपनियों के बीच का माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। दोस्तों, अब मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग दोनों एक के बाद एक बदलाव करते हुए नई नई वैरायटी के साथ बर्गर को पब्लिक के बीच लाते रहे। बर्गर किंग लगातार अपने एड्स में करोड़ों का खर्च करते हुए काफी पब्लिक डिमांडेबल बन गया और एक समय तो ऐसा आया जब मैकडॉनल्ड्स और वेंडीज, जो कि इसी तरह का बड़ा चेन रेस्टोरेंट है, इन दोनों के एम्प्लॉय को एक एड्स में रोते हुए देखा गया, क्योंकि इन्हें तब तक समझ में आ रहा था कि वो अब बर्गर किंग से कैसे फाइट करें। हालांकि फिर भी बर्गर किंग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा था और इसीलिए साल 1989 में बर्गर किंग सहित पिल्सबेरी कंपनी को ग्रैंड मेट्रोपॉलिटन कंपनी ने खरीद लिया, जो कि काफी बड़ी लिकर कंपनी थी। इस कंपनी के साथ मर्ज होने के बाद डीआईजीओ बर्गर किंग की नई पेरेंट कंपनी बन गई। इसके बाद फिर से बर्गर किंग के कुछ आइटम्स में बदलाव किए गए और कुछ को ड्रॉप आउट किया गया। हालांकि फिर भी बर्गर किंग अपनी स्टेबिलिटी को बनाए नहीं रख पाया और इसके ओनर लगातार बदलते रहे। साल 2002 में इसे पब्लिक लिस्टेड कंपनी बना दिया गया और फिर साल 2010 में 3G कैपिटल नाम की एक प्राइवेट कंपनी ने इसके मैक्सिमम स्टेक को एक्वायर किया और कुछ सालों के बाद में 3G कैपिटल ने अपने पार्टनर बर्कशायर हेथवे के साथ मिलकर बर्गर कंपनी की कमान को टिम हॉर्टन्स के हाथ में सौंप दिया, जबकि अभी बर्गर किंग का ओनरशिप रेस्टोरेंट ब्रांड इंटरनेशनल के पास में है। इतने ओनरशिप बदलने के बाद भी बर्गर किंग मैकडॉनल्ड्स को पीछे नहीं कर पाया। हालांकि बर्गर किंग ने इस नंबर 1 पोजीशन के लिए काफी एफर्ट लगाए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडिया की। तो आपको बता दें कि इंडिया में भी बर्गर किंग के कंपैरिजन में मैकडॉनल्ड्स के बर्गर को ही काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। तो इस तरह से दोनों कंपनी स्टार्टिंग से फाइट करते हुए एक दूसरे से आज तक जंग लड़ते हुए लगातार ग्रो कर रही हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल दीप शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वैसे हाँ, ये भी बताइए कि आपको किसका बर्गर ज्यादा पसंद है, मैकडॉनल्ड्स का या फिर बर्गर किंग का। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।